हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफाइन आईएएस। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द शास्त्री एरा फ्रॉम 1964 टू 1966। आफ्टर डेथ ऑफ नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड ही रिमेन्ड ओनली फॉर 2 years द प्राइम मिनिस्टर। तो उनके टाइम पीरियड, हालांकि ये तो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए थे, दो ही साल के लिए, बट इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इस 2 साल में हमें देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, when in 1964 the death of Nehru took place, हमारी जो लीडरशिप थी या फिर देश के सामने दो बिग चैलेंजेस या दो सवाल खड़ा हो गया। वन इज आफ्टर नेहरू हु, क्योंकि उस टाइम तक भी नेहरू वाज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट लीडर एंड नेहरू एज ए प्राइम मिनिस्टर वाज द मोस्ट एक्सेप्टेबल। लेकिन नेहरू के डेथ के बाद ये सवाल खड़ा हो जाता है कि आफ्टर नेहरू हु शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। और इसके साथ साथ दो चैलेंजेस और आ जाते हैं कि क्या आफ्टर नेहरू डेमोक्रेसी इंडिया में सरवाइव करेगा, या इंडिया में डेमोक्रेसी सरवाइव करेगा। क्योंकि देखिए, नेहरू हिमसेल्फ वाज ए वेरी डेमोक्रेटिक पर्सन और नेहरू को बहुत सारे लोगों ने ये एडवाइस दिया था कि इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं, बेनेवोलेंट डिक्टेटरशिप चाहिए। और उस टाइम पे नेहरू ऐसे एक पोजीशन में थे कि वो डिक्टेटरशिप एस्टेब्लिश कर सकते थे, लेकिन उसके बावजूद ही एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड ही डिसाइडेड टू कंटेस्ट इलेक्शन रादर देन बी द डी फैक्टो लीडर ऑफ द कंट्री। लेकिन अब उनकी जब डेथ हो गई तो ये सवाल हुआ कि क्या आगे नेक्स्ट जो लीडर आएंगे क्या वो उस डेमोक्रेटिक नेचर के होंगे नेहरू जैसे, क्या वहां पे तब क्या डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाएगा। और दूसरा ये था कि क्या देश की यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मेंटेन हो पाएगी। तो ये दो चैलेंजेस सामने खड़ा हुआ, राइट। नाउ आफ्टर नेहरू जो जो लीडर्स जो प्राइम मिनिस्टर पद के लिए सबसे ज्यादा दावेदार थे वो थे मोरारजी देसाई। ही इनफैक्ट वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर एट दैट टाइम। ही इनफैक्ट वाज अ कैबिनेट मिनिस्टर एट दैट टाइम। लेकिन मोरारजी देसाई की जो नेचर थी, बहुत सारे लीडर्स की उनकी जो एरोगेंस थी वो भी पसंद नहीं था और बहुत सारे लीडर को मोरारजी देसाई पसंद नहीं थे। खास करके इनसाइड कांग्रेस 1963 से ही एक ग्रुप बहुत ज्यादा इंफ्लुएंशियल बनने लगा था। दिस ग्रुप केम टू बी नोन एज द सिंडिकेट। द सिंडिकेट हुआ ये था कि 1962 में जब इंडो चाइना वॉर में इंडिया की डिफीट हुई, एक डिबैकल हुआ, तो नेहरू के जो लीडरशिप है वो भी बहुत सारे सवाल के सामने आ गया। हिज लीडरशिप ऑल्सो केम टू बी क्वेश्चन्ड। तो इनसाइड कांग्रेस कुछ लीडर्स मिल करके एक सिंडिकेट ग्रुप बनाया जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी पार्टी का ही एक मेंबर होता है तो सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस काम कर रहे थे। इनमें से जो टॉप लीडर्स थे वो मेनली थे के कामराज फ्रॉम तमिलनाडु, अतुल्य घोष फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड निजलिंगप्पा फ्रॉम ट्रावनकोर कर्नाटका। ये ग्रुप बना था 1963 में और इस ग्रुप को भी मोरारजी देसाई पसंद नहीं थे, राइट। तो वो लोग फाइनली डिसीजन पे आए कि इंस्टेड ऑफ मोरारजी देसाई लेट अस मेक लाल बहादुर शास्त्री द नेक्स्ट पीएम। अब देखिए, लाल बहादुर शास्त्री का इमेज जो था बहुत ही ट्रांसपेरेंट इमेज था। ही वॉज अ ट्रांसपेरेंट लीडर एंड बहुत ही इनकरप्टेबल थे, ये उनका इमेज था। पहले लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मिनिस्टर रह भी चुके थे। लाल बहादुर शास्त्री पहले रेलवे मिनिस्टर रह भी चुके थे, लेकिन एक बार एक एक्सीडेंट की वजह से वो रेजिग्नेशन दे देते हैं अपने रेल मिनिस्ट्री से। तो उनका जो ये ट्रांसपेरेंट और इनकरप्टेबल जो इमेज था और इनका नेचर भी बहुत सारे खासकर सिंडिकेट को पसंद था, इसलिए आफ्टर नेहरू लाल बहादुर शास्त्री वाज मेड द नेक्स्ट पीएम। लेकिन 1964 में पीएम बनने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री को ट्विन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। ट्विन चैलेंजेस, मोस्ट प्रोमिनेंट challenges. One was the food crisis.
One was the food crisis and the other one was aggression by Pakistan, जिसके वजह से इंडो पाक वॉर 1965 हुआ था. These twin challenges was faced by लाल बहादुर शास्त्री. तो देखिए एक एक करके हम एक्सप्लेन करते हैं. फर्स्ट चैलेंज वाज द फूड शॉर्टेज इन इंडिया. देखिए राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने लैंड रिफॉर्म चालू किया था, राइट. लेकिन लैंड रिफॉर्म जिस तरीके से सोचा गया था कि जिस तरीके से सक्सेस मिलेगा उस तरीके से सक्सेस मिला नहीं. और लैंड रिफॉर्म के वजह से जो हमने सोचा था कि फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो भी नहीं बढ़ा. खास करके जिन सारे जगह पे लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा थोड़ा बहुत, उन सारे जगह पे लैंड फ्रैगमेंटेशन हुआ. जिसकी वजह से प्रोडक्शन उन सारे जगह पे कम हो गया, बढ़ने के जगह पे कम हो गया. तो इंडिया में जो फूड शॉर्टेज थी उसको हटाने के लिए हमें बाहर से हेल्प लेना पड़ रहा था, खास करके यूएस से. एक बार तो ऐसा हुआ कि यूएस से हमने फूड सीरियल्स मांगा, राइट. तो यूएस का एक प्रोग्राम था PL 480 पब्लिक लॉ 480. अंडर दिस प्रोग्राम यूएस वाज सेंडिंग फूड ग्रेन्स टू द पुअर कंट्रीज. लेकिन इंडिया को तब यूएस ने फूड के जगह पे फॉडर भेजा था, जो जानवर का खाना होता है. एंड दिस वाज एन इंसल्ट टू इंडिया एंड दैट इज व्हाई शास्त्री रिफ्यूज टू टेक दैट पैकेज सेंट बाय यूएसए. तो लाल बहादुर शास्त्री कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाए. लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन वो ला पाते उसके पहले ही इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया इन द फॉर्म ऑफ एग्रेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके वजह से इंडो पाक वॉर 1965 होता है. नाउ पाकिस्तान किस लिए 1965 में इंडिया में अटैक किया? इसका मेन रीजन ये था कि 1962 इंडो चाइना वॉर में इंडिया के डिबैकल होता है, राइट. तो पाकिस्तान wanted to take advantage India's vulnerable condition. पाकिस्तान वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ इंडियाज वल्नरेबल कंडीशन. और इंडिया अपने मिलिट्री को फिर से स्ट्रांग बना पाए उसके पहले पाकिस्तान ने सोचा कि कुछ एरिया इंडिया के हम कैप्चर कर लेते हैं, राइट. ये दो मेन वजह थी कि बिफोर इंडियाज मिलिट्री बिकम स्ट्रांग. राइट. तो पाकिस्तान ने दो फ्रंट में अटैक किया, दो फ्रंट से इंडिया में इन्वेड की. एक फ्रंट ये था रन ऑफ कच्छ विच वॉज अ मार्शी लैंड, वेटलैंड, राइट. और इस एरिया में पेट्रोलिंग करना या फिर फेंसिंग करना बहुत मुश्किल था. तो रन ऑफ कच्छ पे अटैक किया पाकिस्तान ने और सर क्रीक को कैप्चर कर लिया, राइट. दूसरी तरफ कश्मीर के तरफ हाजी पीर पास से इन्वेड किया, हाजी पीर पास को अटैक करके भी कुछ पोर्शन कैप्चर कर लिया. लेकिन जब इंडिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे गए, इंडिया ने अपना इंटेंशन बताया कि हमें सेल्फ डिफेंस के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ना है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुक इट वेरी नेगेटिवली. And international organization at that time was dominated by mainly USA, right. अब हुआ ये था कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था. कोल्ड वॉर जो हमने पहले भी देखा था, आइदर यू आर इन कैपिटलिस्ट ब्लॉक और यू आर इन कम्युनिस्ट ब्लॉक. लेकिन इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चालू किया था.
इंडिया ने कहा था ना तो हम कैपिटलिस्ट ब्लॉक सोलली होंगे, ना तो हम कम्युनिस्ट ब्लॉक सोलली एसोसिएटेड होंगे। लेकिन उसके बावजूद कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जिसके वजह से ये परसीव किया जाने लगा कि इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएसएसआर, दैट इज कम्युनिस्ट ब्लॉक। पहली बात तो इंडिया ने एक सोशलिस्ट पैटर्न अडॉप्ट किया था, तो इंडिया की जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी वो भी एक थोड़ा सा टिल्टेशन, इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स लेफ्ट, राइट। दूसरी चीज ये थी कि इन 1965 वियतनाम में वॉर शुरू होता है, वियतनाम। अब बिकॉज ऑफ कोल्ड वॉर वियतनाम भी दो पोर्शन में बट गया था, नॉर्थ वियतनाम एंड साउथ वियतनाम। नॉर्थ वियतनाम केम अंडर लेफ्टिस्ट influence, whereas South Vietnam came under US influence। तो वियतनाम में भी युद्ध छिड़ गया था, उसमें यूएस ने डायरेक्टली इंटरवीन किया था, और इंडिया ने यूएस को इस वियतनाम वॉर के बेसिस पे क्रिटिसाइज किया था। इंडिया के क्रिटिसाइज करने का बेसिस ये था कि कोई भी एक सॉवरेन कंट्री दूसरे सॉवरेन कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकता, दैट इटसेल्फ इज इन वायलेशन ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, the principle of international law. It is on this ground India had criticized USA on Vietnam war। लेकिन इस चीज को परसीव किस तरीके से किया गया? परसीव इस तरीके से किया गया कि इंडिया इज टिल्टिंग टुवर्ड्स यूएसएसआर, इंडिया के टिल्टेशन यूएसएसआर के तरफ से ये परसीव किया गया। तो जब यूएस ने ये सोच लिया कि इंडिया के इंक्लिनेशन इज टुवर्ड्स यूएसएसआर, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी डोमिनेटेड बाय यूएसए ये कहा 1965 के वॉर के टाइम पे कि एक देश जो अपने देश के लोगों को खाना नहीं खिला सकता उसको युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। बट दिस वॉज अ ग्रॉस इंसल्ट, क्योंकि देखिए हम, इंडिया वॉज नॉट एन एग्रेसर, इंडिया वॉज ए विक्टिम हियर, और सेल्फ डिफेंस की राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक देश को होता है, चाहे वो कोई भी गरीब देश क्यों ना हो, कितना भी गरीब देश क्यों ना हो, उसको सेल्फ डिफेंस की एक राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वही हम कर रहे थे, हम सेल्फ डिफेंस कर रहे थे, ना तो हम इन्वेट करने गए थे पाकिस्तान को, ना हम उनको अटैक करने गए थे। फर्स्ट पाकिस्तान एग्रेसर था, पाकिस्तान अटैक्ड इंडिया, और हम अपने आप को डिफेंड कर रहे थे। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी डोमिनेटेड बाय यूएसएसआर रिफ्यूज्ड टू सी दिस पॉइंट। However, at this time, USSR came in some aid of India। जब इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ने लगा तो चाइना थ्रेटेंड टू इन्वेड इंडिया। इट वॉज ऑन द इंटरवेंशन ऑफ यूएसएसआर, चाइना इंडिया में अटैक नहीं किया। और दूसरी तरफ इंडिया ने क्या किया, इंडिया भी पाकिस्तान में घुस गया और लाहौर तक पाकिस्तान का एक एरिया कैप्चर कर लिया, राइट। तो इंडिया के बहुत सारा एरिया पाकिस्तान के कैप्चर में था, और पाकिस्तान के एक बहुत सारा एरिया इंडिया के कैप्चर में आ गया। एंड अंडर इंटरवेंशन ऑफ यूएसएसआर एक ट्रीटी साइन हुई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, व्हिच केम टू बी नोन एज द ताशकंद ट्रीटी। नाउ ताशकंद ट्रीटी वाज साइंड इन 1966। ताशकंद वाज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान, बट उज्बेकिस्तान वाज नॉट a sovereign country at that time, it was a part of USSR। तो ताशकंद में ये ट्रीटी साइन हुई बिटवीन जनरल आयूब खान ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री। Shastri went there in Tashkent to sign this treaty. Now, what are the main 3 points of this treaty are the Indo-Pak war came to an end, right? This war came to an end. Both the parties handed over the captured territory। इंडिया ने पाकिस्तान के जो टेरिटरी कैप्चर किया था वो वापस कर दिया, और पाकिस्तान ने इंडिया के जो टेरिटरी कैप्चर किया था वो भी इंडिया को वापस कर दिया। और तीसरा था पाकिस्तान अग्रीड टू गिव अप एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया, which Pakistan has failed, a promise Pakistan has failed to keep। अब देखिए इसके बाद 1965 के वॉर के बाद पाकिस्तान ने जो शुरू किया 1980s 90s से, that was not an open war but that was a proxy war in the form of terrorism। Terrorism is not an open war, it is a proxy war। पाकिस्तान टेररिस्ट भेजता है जो इंडिया के जगह जगह पे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करता है, राइट। तो दिस ट्रीटी वाज क्रिटिसाइज्ड बाय मेनी इंडियन, ये कह के कि वी अचीव नथिंग सब्सटेंशियल फ्रॉम दिस ट्रीटी,
हमारे पास भी पाकिस्तान के एक टेरिटरी कैप कंट्रोल में था, लाहौर तक। इनफैक्ट पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट एरिया इंडिया के कंट्रोल में था। लेकिन जो इस ट्रीटी को सपोर्ट करते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए उस टाइम पे हमारे सामने चैलेंजेस, कुछ और चैलेंजेस ज्यादा बड़ा था। ये जो ट्विन चैलेंजेस इंडिया के सामने खड़ा हुआ था, फूड शॉर्टेज एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, इसी ट्विन चैलेंजेस को हम उस टाइम पे टैकल करने के लिए ये स्लोगन लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जय जवान जय किसान। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस स्लोगन इज टैकलिंग ऑफ दिस ट्विन चैलेंजेस, राइट। तो जब उस टाइम पे अगर ट्रीटी हम साइन नहीं करते, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे अगर हम राजी नहीं होते, तो उसका ऑल्टरनेटिव ये था कि फिर से हमें युद्ध में जाना पड़े, which was not the main focus for us at that time। उस टाइम पे हमारे सामने फोकस ये था कि हमें इकोनॉमिकली डेवलप करना है, हमारा फूड सिक्योरिटी हमें लाना है, हमें और भी बाकी तरक्की करना है, सिर्फ युद्ध लड़ना ही हमारा पर्पस नहीं था, राइट। तो इट इज ऑन दिस बेसिस ऑल्सो इस ट्रीटी के जो प्रोविजंस है इसको सपोर्ट किया जाता है। इन 1966 जब तश्केंत में ही थे, ट्रीटी साइन करने के बाद ही लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है अंडर अ हार्ट अटैक, तो शास्त्री जो पीरियड था 2 साल का, बहुत ही शॉर्ट पीरियड था, लेकिन बहुत ही इवेंटफुल था, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इंदिरा गांधी फेज।